नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम लोग सेकंड मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हैं और उसका आप थर्ड पार्ट मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। थर्ड पार्ट का पहले दो पार्ट हम लोग कर चुके हैं। आई होप कि आपने दोनों पार्ट्स की वीडियो देख ली हैं। उसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट पे चलते हैं। अगर नहीं देखिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग पहले दोनों पार्ट ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। ओके, चलिए देखिए हम लोग थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। अब ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, यानी कि 8 मार्क्स वाले, ठीक है। चलिए देखिए सेवन क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सेवन क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, देखिए एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको 2x2 की, और ये सिद्ध करवा रहा है आपसे कि ये मैट्रिक्स इस गिवन इक्वेशंस को संतुष्ट करती है, ठीक है। जहाँ पे I2 2x2 की आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये जीरो आपकी 2x2 की जीरो मैट्रिक्स है आपकी, ठीक है। और इसकी मदद से आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखिए ए इनवर्स फाइंड करने के आपके पास तीन मेथड हैं। अगर डायरेक्ट मैट्रिक्स दे रखी है तो आप एडजॉइंट मेथड वाला भी एडजॉइंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड है, और तीसरे नंबर पे आप ये वाला क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, कि कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन है आपको, तो उस मैट्रिक्स के लिए आपको हमेशा एक इक्वेशन मिल जाएगी उस मैट्रिक्स से जुड़ी हुई, ठीक है। उसको इक्वेशंस को बोलते हैं हम उस मैट्रिक्स की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन तो एक्चुअल में क्या है, ट्वेल्थ लेवल पे तो आपको करैक्टरिस्टिक इक्वेशंस का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी क्वेश्चंस उसी बेस पे दे रहे, उसी टाइप पे दे रखे हैं कि आपसे जैसे इस क्वेश्चन में सिद्ध करवाया कि ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करती है। तो देखिए ये वाली जो इक्वेशंस है ना, ये इस वैल्यू मैट्रिक्स की करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी आपकी, ठीक है। और एक कैले हैमिल्टन थ्योरम भी होती है वहाँ पे, जो ये बताती है कि हर एक मैट्रिक्स, एवरी मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स करैक्टरिस्टिक इक्वेशंस। तो ये एक्चुअल में वही है, लेकिन आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। आपको बेसिक क्या करना है यहाँ पे, जब आपको दिखाना है कि ये मैट्रिक्स इसको संतुष्ट कर रही है, तो इसके लिए आपको जो जो ज़रूरत है आपको निकालने के लिए, आप उस मैट्रिक्स की मदद से आप उसको निकाल लीजिए। मतलब ए स्क्वायर चाहिए आपको, 4a चाहिए आपको, और I2 है आपके पास, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स जो है आपकी, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ए मैट्रिक्स है हमारी 2 3 1 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ए का स्क्वायर चाहिए इक्वेशन के लिए, तो ए स्क्वायर बराबर जब आप निकालेंगे तो ए स्क्वायर में आप ए की ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 3 1 2 मल्टीप्लाई 2 3 1 2, तो रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करिए। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गई, 2 इंटू 4 हो गया और 3 इंटू 1 ये, तो बेसिकली ये 7 आ गया। 2 इंटू 3 आपका 6 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, ऐड करेंगे तो ये 12 आ गया। उसके बाद 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, तो ये 4 आ गया। 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4 हो गया आपका, तो ये आपका 7 आ गया, तो ये ए स्क्वायर आ गया। उसके बाद आपको 4a चाहिए। आपको पता है कि जब मैट्रिक्स में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मीनिंग ये है कि उस मैट्रिक्स की हर एक एंट्री में आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 4 की मल्टीप्लाई हर एक एंट्री में हो जाएगी। तो ये 8 बन जाएगा, ये आपका 12 बन जाएगा, ये आपका 4 बन जाएगा, और ये आपका 8 बन जाएगा। तो आपके पास ए स्क्वायर आ गया और 4a आ गया। और I2 आपको पता ही है 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल एलिमेंट 1 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट आपके 0। तो ये आपको मिल गया है। तो अब आप जो भी सिद्ध करवाया है आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। मतलब अब आप निकालिए ए स्क्वायर माइनस का 4a और प्लस में I2, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालिए। ए स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास 7 12 4 और 7, माइनस 4a की वैल्यू है आपके पास 8 12 4 एंड 8, और प्लस में इसकी वैल्यू है आपकी 1 0 0 1, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालिए। तो अब आपको बेसिकली यहाँ पे मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही करना है। तो आपको याद होगा कि जब मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का A11 है, ये इस मैट्रिक्स का A11 है, ये इस मैट्रिक्स का A11 है, तो इन्हीं को एक साथ सोल्व करेंगे। इसी प्रकार फिर सेकंड वाले एलिमेंट्स को A12 को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसको हम लोग लिख देंगे 7, और माइनस का ये बन जाएगा 8, और ये प्लस का बन जाएगा 1। उसके बाद सेकंड वाले एलिमेंट में A12 12, माइनस का 12 और प्लस में 0 आपका। थर्ड में ये 4, माइनस का 4 प्लस 0, और फोर्थ वाले में 7 माइनस 8 और प्लस में 1। तो जैसे आप इसको देखेंगे तो देखिए 7 माइनस 8 माइनस 1 प्लस 1, तो बेसिकली ये 0 आपको दिख रहा होगा, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, और यही आपकी 2x2 की जीरो मैट्रिक्स है आपकी। तो देखिए एक पार्ट तो हमारा यहाँ पे हो गया कि इस मैट्रिक्स ने इस गिवन रिलेशन को संतुष्ट कर दिया। अब आपको इसकी मदद से देखिए ए इनवर्स निकालना है। ये रहा, ए इनवर्स निकालना है। तो देखिए इनवर्स के डेफिनेशंस आई होप आपको क्लियर है। किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का मतलब मैं लास्ट क्लास में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका था कि अगर ए कोई भी गिवन मैट्रिक्स है तो इसके इनवर्स का मतलब है कि एक ए इनवर्स मैट्रिक्स
सच दैट कि ए की मल्टीप्लाई ए इनवर्स के साथ या फिर ए इनवर्स की ए के साथ मल्टीप्लाई हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर की आपकी मैट्रिक्स गिवन होगी। ठीक है, तो जब आपको ए इनवर्स निकालना है, आपको पता है इस मैट्रिक्स के अनुसार ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो करती है, ये मैट्रिक्स आपकी ए स्क्वेयर माइनस का 4a प्लस आई इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। तो अब आपको ए इनवर्स अगर चाहिए तो यहाँ पे दोनों तरफ लेफ्ट और साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स से गुणा करने पर लेफ्ट और राइट दोनों में। जैसे ही आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स की ए स्क्वेयर के साथ होगी, -4 ए इनवर्स की ए के साथ होगी, फिर ए इनवर्स की आई आइडेंटिटी के साथ और बराबर ए इनवर्स की 0 मैट्रिक्स के साथ। तो यहाँ पे ए स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर को मैं ए इंटू ए लिख सकता हूँ, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा के मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूँ। ठीक है, ए इनवर्स ए और इंटू में बाहर ए आ गया, -4। ध्यान से देखिए ए इनवर्स ए प्रॉपर्टी देखिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी उसी ऑर्डर की। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर जब हम यहाँ पे पहले से आइडेंटिटी मैट्रिक्स था उसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स प्रॉपर्टी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, और 0 मैट्रिक्स में किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो यहाँ से आपको इस ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए पहले ये आइडेंटिटी बन गया, आइडेंटिटी ए माइनस का 4i प्लस का ए इनवर्स बराबर 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ से देखिए ध्यान से ए इनवर्स बराबर आ गया क्योंकि ये तो ए ही बन जाएगा। इनको जब राइट साइड में भेजेंगे तो वही इक्वेशंस की तरह ये प्लस का ए था इधर जाके माइनस का ए मैट्रिक्स और ये प्लस का 4i मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे ए इनवर्स आपको मिल जाएगा, मतलब बराबर -a की वैल्यू आपके पास है ये वाली, ये रही ए की वैल्यू, -a जब निकालेंगे तो अंदर माइनस आ जाएगा, तो -2 -3 -1 -2 और प्लस में जब 4 इंटू आई निकालेंगे तो ये 4 ये 0 ये 0 ये 4। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और तो ये आपका बन जाएगा -2 + 4, तो ये +2 बन गया, -3 बन गया, ये यहाँ पे -1 बन गया और ये प्लस का 2। तो देखिए ये आ गया आपके इन्वर्स की वैल्यू। इस तरीके से हम लोग इन्वर्स निकालते हैं जब आपको किसी भी गिवन मैट्रिक्स की एक इक्वेशंस गिवन हो तो ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करके, प्री अपोस्ट कैसे भी कर लीजिए आप लोग, वहाँ से हम ए इनवर्स की वैल्यू देखिए ए और आइडेंटिटी के रूप में निकाल दी। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे आपको 3/3 की मैट्रिक्स गिवन होती तो यहाँ पे जो इक्वेशंस बन रही है, जैसे इसमें क्वाड्रेटिक बन रही है, वहाँ पे एक क्यूबिक इक्वेशन बनती है 3 डिग्री वाली, तो भी उसमें हम लोग जब ए इनवर्स निकालते तो उसकी वैल्यू ए स्क्वायर के रूप में, ए के रूप में और आइडेंटिटी के रूप में आती है। ठीक है, तो आई होप अब आप इससे जुड़े क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सेकंड देखिए आपका मैट्रिक्स मेथड है, इससे आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन सोल्व करना है। 3 इक्वेशंस गिवन है आपके पास और इन तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स की मदद से आपको सोल्व करना है। तो देखिए ये तरीका हम लोग पिछले में भी कर चुके हैं और ये आसान तरीका है, तो इसको आप पहले इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में 3 मैट्रिक्स आपकी निकल के आती हैं, एक तो ए मैट्रिक्स जिसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं, उसके बाद बी मैट्रिक्स निकल के आती है आपकी जिसको प्राइस वेक्टर बोलते हैं, मतलब जो भी इक्वलिटी में वैल्यू है ये वाली तीनों वैल्यू इसके अंदर एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी 8 1 4। और उसके बाद एक आती है वेरिएबल मैट्रिक्स जिसमें आपके जो भी वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, जैसे इसमें एक्स वाई जेड है उसकी कॉलम मैट्रिक्स। और ए मैट्रिक्स जो होती है आपकी वो एक्स वाई जेड के रो वाइज लिख देंगे हम लोग तीनों इक्वेशंस के कोफिशिएंट। जैसे इसमें एक्स का कोफिशिएंट 3 है, वाई का कोफिशिएंट -2 है और इसमें जेड का कोफिशिएंट +3 है आपका। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है या -1 है, और थर्ड में यहाँ पे 4 है, यहाँ -3 है और यहाँ पे 2 है आपका। अब इसके बाद मैट्रिक्स इक्वेशंस लगा के आप लोगों को सॉल्यूशंस निकालना है। और मैट्रिक्स इक्वेशंस ये होती है x बराबर b, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके x बराबर ए इनवर्स b। ठीक है, यहाँ से x बराबर एक कॉलम वेक्टर है आपका, ए इनवर्स b भी एक जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम वेक्टर रहेगा, कंपैरिजन करेंगे दोनों तरफ की। और इनवर्स निकालने का तरीका वही है कि आप मैट्रिक्स के एडजॉइंट में उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, आप लोग इसको प्लीज़ कर लेना। ठीक है, इसमें क्योंकि बार बार यही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन देखिए हर साल आते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखना, करना है ज़रूर आपको ये। नेक्स्ट में चलते हैं, चलिए एलपीपी का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम का। इसमें ये जेड की वैल्यू गिवन है आपको, इसको मैक्सिमाइजेशन दिखाना है इन गिवन कंडीशंस के अनुसार। इन गिवन कंडीशंस में आप एक चीज़ देखिए, स्टार्टिंग के 2 इक्वेशंस को देखिए, सॉरी इनइक्वालिटी को, 9x + 12y ≤ 180 एंड 3x + 4y ≤ 60। थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर इस इक्वेशंस में सारी इक्वेशंस में 3 से डिवाइड करूंगा मैं तो यहाँ पे 3x आएगा, यहाँ पे 4y आएगा और यहाँ पे ≤ कितना आएगा 60 आएगा ना, यही बन रही है सेकंड वाली। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड है, या तो ये फर्स्ट वाली इसने गलती से दी है, नहीं तो फिर फर्स्ट और सेकंड ये सेम ही इक्वेशंस बन रही हैं आपके। ठीक है,
ये वाली सेकंड है आपकी, और ये आपको पता है कि डिनोट करता है कि आपको केवल दोनों एक्सिस की पॉजिटिव साइड में ही जाना है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाना है आपको। ठीक, चलिए इसका मैंने आपको नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है ताकि समय कम लगे हम लोगों को इसको करने में। देखिए इसको मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम थी आपकी, ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड बराबर ये मैंने लिख दिया है। उसके बाद ये आपके ये पहला व्यवरोध था, ये दूसरा था और ये आपका तीसरा था, और ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस थे आपके। तो वही बात, इनको इक्वेशंस बनाएंगे, इनको चाहो तो सेपरेट कर लो चाहे एक ही कर लो, बात वही रहने वाली है। इनको जब आप करेंगे ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों सेम ही आएंगे, फर्स्ट और सेकंड आपके। देखिएगा जब आप इनको इक्वेशंस बनाएंगे x/20 + y/15 = 1, मतलब इसमें 180 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ और इसमें आप 60 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो देखिए सेम इक्वेशंस बनेंगी आपकी। ये रहे, तो सेम इक्वेशंस बन रही है, सेम आपके दोनों एक्सिस पे इंटरसेप्ट आ रहे हैं, तो सेम आपके पॉइंट बनेंगे। जो पहली वाली लाइन है आपकी, जो पहली और दूसरी लाइन है वो सेम ही लाइन रहेगी आपकी, जिसमें पॉइंट आपके 20,0 और 0,15 बनेंगे आपके। तो ठीक है, तो ये जो ए बी लाइन है आपकी, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये इसी को प्रदर्शित कर रहा है आपका ए बी लाइन आपका। पहली लाइन आपकी है ए बी, ठीक है, और दूसरी लाइन जो आपकी ये इनइक्वालिटी थी, इसकी इक्वेशन हमने जब बनाई x + 3y = 30 हो जाएगा, 30 से डिवाइड करेंगे तो देखिए x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 30 आ गया, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट आपका 10 आ गया। जैसे हम लोग बार बार इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके 2 पॉइंट ट्रेस करके दोनों एक्सिस पे और उनको ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे जो ये सेकंड वाली लाइन बनी है आपकी, ये वाली यहाँ पे जो C से लेके और D तक जो बनी है, ये आपकी दूसरी लाइन है CD आपकी। ठीक है, अब रही बात कि ये कौन सा एरिया कवर करेंगी, तो इस इक्वेशंस में अगर आप देखेंगे कि ओरिजिन इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, जैसे लास्ट उसमें भी किया था हमने मॉडल पेपर में, और ओरिजिन आपका इसको भी संतुष्ट कर रहा है। तो यानी कि दोनों साइड की ओरिजिन की तरफ वाला ही पोर्शन लिया जाएगा। तो पहली लाइन का ये नीचे वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का, और सेकंड वाली का भी नीचे वाला, ठीक है, और यहाँ पे x > 0 तो ये वाला पोर्शन भी। तो देखिए आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा, O A E और C आपका, जो कि आपका फिजिबल रीजन बन रहा है आपका। फिजिबल रीजन एरिया जो है आपका इन्हीं के बीच में आ रहा है। अब ये ई जो पॉइंट है आपका, आपको दिख रहा होगा कि ये ई पॉइंट पहली और दूसरी लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है आपका, ये रहा। ठीक है, तो C E A O ये 4 पॉइंट बन रहे हैं आपके, और इस ई पॉइंट के इंटरसेक्शन हमने ई पॉइंट के इक्वेशंस के लिए दोनों इक्वेशंस को सेकंड और थर्ड को सोल्व करके मैंने पॉइंट भी काउंट कर लिए हैं। हमारे पॉइंट आ गए हैं, x बराबर आ गया 12, y बराबर आ गया है 6। तो x बराबर 12 और y बराबर 6। तो हमारे पास सारे कॉर्नर पॉइंट मिल गए हैं, ये रहे कॉर्नर पॉइंट, ये रहे, और इन कॉर्नर पॉइंट्स पे हम लोग अलग अलग z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए कॉर्नर पॉइंट ये रहा हमारा 20,0, ओ कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन है ये आपका, तीसरा C कॉर्नर पॉइंट 0,10 है ये रहा आपका, और चौथा E है आपका जो कि 12,6 है आपका। इन सब पे हमने अलग से सेपरेटली Z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। Z आपका ये गिवन है, ये रहा आपका। ठीक है, आपको मैक्सिमम वाली वैल्यू कंसीडर करनी है, तो आप देखिएगा कि ये वाली वैल्यू मैक्सिमम आ रही है आपकी, और ये मैक्सिमम वैल्यू बन गई, और किस पॉइंट पे आ रही है, x बराबर 12 और y बराबर 6। यही आपका सोल्यूशन आ जाएगा इस LPP का। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा क्विक इसलिए बताया है आपको क्योंकि हम लोग पीछे भी 2-3 पार्ट्स, 2-3 जो हमने क्वेश्चंस किए हैं LPP के इसी प्रकार से किए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने क्विक बताया है आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा आपको इस वीडियो को पॉज करके आप लोग थोड़ा ठीक से इसको देख सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशंस मैंने आपको प्रॉपरली दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पे चलते हैं। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस एक्चुअल में आपके 8 मार्क्स में भी और 4 मार्क्स में भी मतलब आते ही आते हैं, कन्फर्म है। ये क्वेश्चंस कभी ऐसा नहीं जाता कि ये क्वेश्चन नहीं आए आपको। चलिए सेकंड वाला पार्ट देखिए, इसी का क्या दे रखा है इसमें। देखिए ये दे रखा है आपको, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना। वैसे आपको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऊपर साइन की पावर 4, नीचे भी साइन की 4, कोस की 4, और यहाँ पे लिमिट दे रखी है 0 to π/2। तो आई होप कि आपको इंटीग्रेशंस की डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है। नहीं पढ़ी हुई है तो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी। देखिए जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रल होता है, डेफिनेट का मतलब है कि जिसकी लिमिट गिवन हो आपकी, यानी कि इस तरीके से गिवन होगा आपका a to b fx dx, इस तरीके से। इसी इंटीग्रेशन को डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं हम लोग। आई से मोस्टली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट्स के बेस पे। तो मैं उन प्रॉपर्टीज़ को आपको पहले एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर्टीज देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी ये कहती है कि अगर आपको इंटीग्रेशन a to b fx dx गिवन है और आपको इनकी लिमिट चेंज करनी है,
लिमिट चेंज का मतलब है कि जो नीचे वाली लिमिट होती है यहाँ पे ये वाली, इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट यानी कि निम्न सीमा, और ये जो लिमिट होती है ऊपर, इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट यानी कि उच्च सीमा आपकी। इंटीग्रेशन आपका इन्हीं दो वैल्यूज़ के बीच में होता है, आपका जो एक्स की वैल्यू इन्हीं के बीच में आती है आपकी। ठीक, चलिए अब पहला हमारा प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम लिमिट को इंटरचेंज करेंगे, लिमिट को इंटरचेंज का मतलब अपर लिमिट को लोअर बनाएंगे, लोअर लिमिट को अपर बनाएंगे, तो जो इंटीग्रेशन है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा एक्सेप्ट देयर साइन, यानी कि उसका चिन्ह बदल जाएगा, बस वैल्यू सेम रहने वाली है लेकिन उसका चिन्ह बदलेगा, यानी कि प्लस का माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की, जिसमें लिमिट हम लोग इंटरचेंज करते हैं, अपर का लोअर, लोअर का अपर बनाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर हमारा क्वेश्चंस वेरिएबल में गिवन है, एक्स वेरिएबल में, और लिमिट ए टू बी है, तो अगर हम वेरिएबल चेंज कर देंगे, क्योंकि लिमिट वही रहेंगी, अगर हम केवल वेरिएबल ही चेंज करेंगे तो उस वेरिएबल्स की वैल्यूज़ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब जो वैल्यू पहले थी वही वैल्यू इधर रहने वाली है। कहने का बेसिकली मतलब ये है कि अगर आप केवल और केवल सेम गिवन लिमिट के अंदर वेरिएबल चेंज कर रहे हो तो उस वेरिएबल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ पे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू देता है आपका, प्लस सी इसमें हम लोग ऐड नहीं करते हैं जैसे इंडेफिनिट में करते थे, क्योंकि यहाँ पे फैमिली ऑफ कर्व नहीं देता है ये, इसका जो किसी भी फंक्शंस का इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रल है आपका, वो एक वैल्यू देता है आपका अगर कांस्टेंट लिमिट हो आपकी। ठीक है, चलिए ये सेकंड होगी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है मेरी इंटीग्रेशन की? थर्ड प्रॉपर्टी कहती है ब्रेकिंग ऑफ लिमिट्स, कि अगर आपका ए और बी ये दो हैं, ए टू बी है, और अगर इनके बीच में कोई सी पॉइंट आपका मिल रहा है आपको, तो आप उस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन को इस सी पॉइंट पे भी ब्रेक कर सकते हो, मतलब एक कंप्लीट इंटीग्रल को दो वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज ए टू सी, आप पहले इंटीग्रेट कर दीजिए उसको, प्लस में सी टू बी आप उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपका। ये है थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, इसी को ब्रेकिंग ऑफ लिमिट बोलते हैं। और इस ब्रेकिंग ऑफ लिमिट्स पे क्वेश्चंस आपका यू कई बार बोर्ड में आ चुका है। क्वेश्चंस कैसे बनता है यहाँ पे, एक्चुअल में हम लोग उस पॉइंट पर लिमिट ब्रेक करते हैं जिस पे फंक्शंस को कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, नहीं है तो एक आपके मॉडल पेपर्स में मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस, मैं आपको करा दूंगा। मान के चलिए -2 +2 क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे इंटीग्रेशन में दे रखा है x-1 dx, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल जाए आपको, मतलब इनका जो ब्रेकिंग पॉइंट है ना वो आपको इसी गिवन लिमिट्स के बीच में होना चाहिए, क्योंकि ये एक मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शंस आपका, जैसे ये मॉडुलस फंक्शन है, इसका 1 पे ब्रेकिंग पॉइंट है इस पर, इस वाले मॉडुलस फंक्शन का, तो डायरेक्ट क्योंकि सिंगल फंक्शन होता नहीं है, मॉडुलस फंक्शन पीसवाइज फंक्शन होता है, तो आपको डिफरेंट डेफिनेशंस होती हैं इसकी। ब्रेकिंग पॉइंट के लेफ्ट में अलग डेफिनेशन होती है मॉडुलस फंक्शन की, और ब्रेकिंग पॉइंट के राइट में अलग डेफिनेशन होती है, तो इसलिए लिमिट्स को ब्रेक करने के लिए हमें अलग से ये वाला कॉन्सेप्ट, थर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है। मतलब इसको हम लोग -2 से 1 अलग कर सकते हैं, और उसके बाद फिर 1 से लेकर 2 अलग कर सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा आपको ऐसा। चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, जो कि सबसे ज़्यादा बार यूज होती है। बेसिक बता रहा हूँ, मतलब जनरल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं। जनरल प्रॉपर्टी ये है कि अगर लिमिट आपकी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, इसको आप लिमिट ए टू बी एफ ऑफ जो भी वेरिएबल एक्स है आपका, उसको दोनों लिमिट्स का सम और माइनस में एक्स, इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपका। ये है फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी, कि अगर आप ए टू बी लिमिट है, इसको आप वेरिएबल्स को केवल एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस कर सकते हो। इन पर्टिकुलर जो कि है आपके उसमें बुक में भी गिवन है एनसीईआरटी में, इन पर्टिकुलर का मतलब क्या है, इसका जनरल केस तो ये है जो मैंने बताया। पर्टिकुलर केस का मतलब क्या है कि हम लोअर लिमिट को कर देंगे 0, अपर लिमिट को बना देंगे ए और एफ एक्स डी एक्स, तो इसी के अनुसार उसको हम लोग 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ये रहते यानी कि दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू आपकी सेम रहने वाली है। वही किया है मैंने यहाँ पे, ए को 0 कर दिया, बी को ए कर दिया, तो बात वही है। ए को मैंने 0 कर दिया है, बी को मैंने ए कर दिया, तो ए माइनस एक्स ही आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा बार, ये बहुत बार प्रॉपर्टी यूज़ होती है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में सबसे पहले यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है आपकी। ठीक है, हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है? फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपका कोई इंटीग्रेशन दे रखा है और लिमिट उसकी गिवन इंटीग्रेशन की या गिवन फंक्शंस की जो लिमिट्स हैं वो आपकी किसी भी नंबर्स के नेगेटिव से लेके पॉजिटिव पार्ट्स तक जाती हैं। मतलब कहने का ये है, देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी,
कि अगर आपका लिमिट माइनस ए टू प्लस ए और एफ एक्स डी एक्स ये दे रखी है आपकी, तो इस इंटीग्रेशंस की जो वैल्यू है वो दो दो वैल्यूज़ के बराबर होती है, मतलब कंडीशंस होती है उसमें। पहला, इसकी वैल्यू जीरो होगी कब, जब एफ एक्स आपका विषम फंक्शन होगा, यानी कि ओड फंक्शन होगा आपका विषम फलन। ओड फंक्शन का मतलब एक बार पहले भी एक्सप्लेन किया था मैंने कि एक्स की जगह माइनस एक्स फंक्शन के अंदर डालने के बाद वो माइनस बाहर निकल के अगर आ जा रहा है तो उस इंटीग्रेशंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ध्यान रखना, लिमिट आपकी माइनस नंबर से प्लस नंबर तक होनी चाहिए, नंबर वही रहना चाहिए आपका। ठीक, दूसरा केस क्या है, अगर एफ एक्स फंक्शन आपका ओड ना होकर इवन बन रहा है, यानी कि सम फंक्शन बन रहा है, तो उस केस में लिमिट, लोअर लिमिट जीरो हो जाती है, अपर लिमिट वही रहती है एफ एक्स डी एक्स, और पूरे इंटीग्रेशन का दुगना हो जाता है। मतलब क्या है कहने का, वही ब्रेकिंग वाली बात है इसमें भी। मतलब इंटीग्रेशन माइनस ए टू ज़ीरो प्लस ज़ीरो टू ए, इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाती है आपकी। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू सेम, और वो यहीं यहीं पे आपको, तो हम लोग दोनों को काउंट ना करके सेपरेटली केवल एक काउंट कर लेंगे और उसका दुगना कर देंगे, क्योंकि इवन फंक्शन का मतलब ये है कि नेगेटिव एक्स के नेगेटिव का उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों पोर्शंस पे वैल्यू सेम आएगी। ठीक, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है आपकी। और एक लास्ट प्रॉपर्टी और है, सिक्स प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन की आपकी। सिक्स प्रॉपर्टी जो कि कम क्वेश्चंस में यूज़ होती है, सिक्स प्रॉपर्टी ये है कि अगर लिमिट, उसमें लिमिट का हाफ करने का है, कि अगर लिमिट जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स गिवन है आपका, तो ये भी दो वैल्यू में टूटता है। पहली वैल्यू उसकी जीरो हो जाती है कब, जब एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, इसकी वैल्यू नेगेटिव ऑफ एफ एक्स के बराबर आए, तो ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। और अगर एफ ऑफ टू ए माइनस एक्स, इसकी वैल्यू एग्जैक्ट एफ एक्स, मतलब वही इवन टाइप का ही फंक्शन मान लीजिए इसको, लेकिन ध्यान रखना इसमें माइनस एक्स की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स, ध्यान रखना इसमें लोअर लिमिट जीरो होनी चाहिए आपकी। और अगर ये कंडीशन हो आपकी, तो आपका जो लिमिट है, अपर लिमिट है, वो आधी हो जाती है आपकी एफ एक्स डी, और जो आधी होती है उसका ट्वाइस यहाँ जाता है। तो ये सिक्स प्रॉपर्टी हैं आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की, इसमें सबसे ज़्यादा बार ये प्रॉपर्टी लगेगी आपकी। ठीक है, बाकी इस प्रॉपर्टी की पहचान आसान है, क्योंकि लिमिट इसकी हमेशा माइनस टू प्लस ही गिवन होंगी। तो ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी तब यूज होगी जब आपका इस गिवन फंक्शंस एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन नहीं ले रहा होगा गिवन लिमिट्स के अनुसार, मतलब इसकी डेफिनेशन बदल रही होगी लिमिट्स के बीच में। और ये वाली प्रॉपर्टी तो खैर इसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सो आपको वेरिएबल चेंज करने वाली प्रॉपर्टी है, और इसमें लिमिट चेंज करने वाली, ये भी कई बार यूज़ होगा जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिमिट करते हैं। तो उस केस में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिमिट वाले केस में, कभी कभी ऐसा होता है कि, ध्यान रखना ये लोअर लिमिट, मतलब लोअर इसलिए कि छोटी लिमिट है, कभी कभी छोटी लिमिट नीचे आएगी और बड़ी लिमिट ऊपर आएगी, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, बड़ी लिमिट नीचे आएगी और छोटी लिमिट ऊपर आएगी। तो उस केस में लिमिट जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसमें ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। और ये वाली प्रॉपर्टी जो सिक्स प्रॉपर्टी बहुत कम यूज़ होगी आपकी। ठीक है, तो मेनली ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होगी आपकी ज़्यादातर। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इस प्रॉपर्टी के बेस पे। ठीक है, आई होप आपको प्रॉपर्टीज़ क्लियर हैं, समझ में आ गई हैं प्रॉपर्टी। एक बार देख लेना इनको और बुक में, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भाई समय की तो कम ही रहती है, वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी, इनको आप लोग बेसिक एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, बेसिक एनसीईआरटी में सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मिल जाएंगी। चलिए अब मैं क्वेश्चंस करता हूँ आपका, जो भी क्वेश्चन दे रखा है उस प्रॉपर्टी के बेस पे कैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखिए, प्रॉपर्टी हम लोग तब लगाएंगे जब हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल में आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा उसका, तो हम लिमिट्स वगैरह कम यूज़ करेंगे। जैसे इसमें दे रखा है लिमिट जीरो टू पाई बाई टू है, चलिए गिवन फंक्शंस को मैं आई मान ले रहा हूँ, सेकेंड पार्ट है ये, आई इजकल टू लिमिट जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर 4x अपॉन में साइन की पावर 4x प्लस में कोस की पावर 4x और बाहर dx है। इसको आपको सोल्व करना है। देखिए थोड़ा ध्यान से, ये जो फोर्थ, क्योंकि देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नीचे लिमिट छोटी है। सेकंड प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, वेरिएबल चेंज करने से कुछ होगा नहीं। थर्ड प्रॉपर्टी में आपको दिख रहा है ये गिवन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जीरो टू पाई बाई टू में हमेशा हर कोई डिफाइंड होता है, तो उसमें भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है सोचने की आपको। फिफ्थ प्रॉपर्टी में माइनस टू प्लस लिमिट होनी चाहिए, जो कि यहाँ है नहीं, तो इसका मतलब फिफ्थ में है। सिक्स वाली में लिमिट्स का आधा करके आपको कुछ मिलने वाला नहीं है यहाँ पे, तो बची आपकी यही प्रॉपर्टी, इसमें हम लोग यही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। देखिए लोअर लिमिट जीरो है इसकी, तो ये वाला मेथड यूज़ होगा आपका। तो इसको यूज़ करने के लिए मतलब मेथड ये कहता है कि अगर आप x की जगह पे अपर लिमिट है पाई बाई टू माइनस एक्स डालेंगे, तो फंक्शंस की वैल्यू मतलब इंटीग्रेशन की वैल्यू सेम रहने वाली है। मतलब जीरो टू पाई बाई टू साइन की पावर 4x की जगह आ जाएगा पाई बाई टू माइनस एक्स अपॉन में नीचे साइन की पावर 4
एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कोस की पावर 4 पाई बाई टू माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे डी एक्स, ये वैल्यू आई ही रहने वाली है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। इसको सोल्व करेंगे तो लिमिट 0 टू पाई बाई टू, देखिए साइन की पावर 4 है तो उससे कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स और इसकी पावर 4, ठीक है। मतलब वही है आपका, क्योंकि घात 4 है इसकी। अब साइन 90 पाई बाई टू का मतलब 90, साइन 90 या साइन पाई बाई टू माइनस एक्स आपको पता होगा कोस एक्स के बराबर होता है, तो ये बन जाएगा कोस की पावर 4x। सिमिलरली नीचे कोस की पावर 4x और कोस पाई बाई टू माइनस एक्स होता है साइन, तो साइन की पावर 4x dx बन गया। कहने का मतलब ये है कि आपका जो डिनोमिनेटर है देखिएगा ऊपर भी और नीचे भी अनचेंज है आपका। और देखिए मोस्टली आपको डायरेक्टली पुट करके चेक कर लेंगे, जिस केस में डिनोमिनेटर अनचेंज रहेगा मोस्टली उस केस में हम लोग इसी फोर्थ प्रॉपर्टी का ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। वैल्यू ये आई ही है आपकी, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको अगला स्टेप क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि इनका एलसीएम अनचेंज रहने वाला है। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिए, यहाँ पे इसको बता दे रहा हूँ मैं, समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड कर दीजिए। फर्स्ट प्लस सेकंड जब आप करेंगे लेफ्ट साइड में तो आई आई है तो ये ट्वाइस हो जाएगा, और दोनों की लिमिट सेम है तो दोनों में 0 टू पाई बाई टू है। एलसीएम जब हम लेंगे इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम आपका वही कोस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऊपर है साइन की पावर 4x प्लस, और यहाँ पे ऊपर आएगा कोस की पावर 4x और इनटू में dx। अब आपको देखिए ऊपर नीचे सेम क्वांटिटी आ रही है आपकी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये बचेगा 0 टू पाई बाई टू 1 dx। अब 1 कांस्टेंट है आपका, तो जब इसका समाकलन करेंगे 1 का x आ जाएगा, लिमिट है 0 टू पाई बाई टू, तो आंसर ये पाई बाई टू आ गया। और वैल्यू लेफ्ट साइड में किसकी चल रही है आपकी 2i बराबर हो गया पाई बाई टू। वैल्यू आपको i की निकालनी होती है इंटीग्रेशन की, तो i बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी पाई बाई 4। ये मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया सारा विद प्रॉपर्टीज, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग करें, मोस्टली जिसमें अनचेंज रहेगा डिनोमिनेटर आपका, उस केस में ऊपर नीचे मोस्टली कैंसिल आउट हो ही जाएंगे। अगर नहीं भी होंगे तो भी आपको एक क्वेश्चन करने का, यानी कि आगे फॉरवर्ड करने का एक वे मिल जाएगा आपको कि आप इंटीग्रेशन को कैसे डील करने वाले हैं वहाँ पे, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है। हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इंटीग्रेशन का, देखिए फिर से वही क्वेश्चन दे दिया है आपको 0 टू पाई बाई टू log साइन एक्स वाला। ये हर सेट में आ रहा है आपको, और ये आएगा और ये एग्जाम में भी आता है, इसकी वैल्यू माइनस का पाई बाई टू log 2 होती है। इसको ये एनसीईआरटी में भी सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा इसका, तो मैं फिर से नहीं करा रहा हूँ इसको, इसके प्लीज़ ये आज को आप ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। फर्स्ट ये फोर्थ प्रॉपर्टी, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लगेंगी आपकी। फोर्थ प्रॉपर्टी लग के ये cos x बन जाएगा, उसके बाद फिर आपको इसमें ये वेरिएबल चेंज वाली भी प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ होगी, ये वाली प्रॉपर्टीज़ इसमें यूज़ होगी, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद ही कर लेना प्लीज़, इसको मैं नहीं अटैम्प्ट करा रहा हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नाइन्थ वाले पार्ट पे आइए। नाइन्थ में ठीक ठाक क्वेश्चन दे रखे हैं, तो नाइन्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में पहले बोल रखा है कि यदि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, देन आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक प्रकार से डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन मान लीजिए जिसमें आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ता है, मतलब डी बाई डी एक्स तो आप निकालते ही हैं, लेकिन उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से आप, चलिए मैं इसको करा दे रहा हूँ आपको। 2 तरीके हैं वैसे, y की वैल्यू है ही आपके पास, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, ठीक है, पता होगा आपको। नहीं है तो भाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, बिना उनके कुछ नहीं होगा आपका। इसका डिफरेंशिएशन होता है ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका, ठीक है। तो इसका एक बार और करेंगे तब जाके डबल डेरिवेटिव हो जाएगा आपका। चलिए मैं बिना उसके करा दे रहा हूँ इसको। देखिए इसको करने का तरीका सेम ही रहता है दोनों क्वेश्चन को करने का, चाहे y बराबर कोस इनवर्स हो, चाहे y बराबर tan इनवर्स हो, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, वी गेट dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x विल बी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका। देखिए कभी कभी क्वेश्चंस आपको ऐसे भी मिल सकता है, ये आपने नोटेशंस देखे होंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लोग या तो फंक्शंस के रूप में गिवन है तो एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, नहीं तो आपने देखा होगा कभी कभी हम इसको y1 भी लिख सकते हैं। y1 का मतलब होता है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। इसी प्रकार डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो बनेगा आपका,
इसका मतलब है 2 बार अवकलन, यानी कि इसको हम लोग y2 लिख सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन जो मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में भी y1 y2 के रूप में भी मिल सकता है क्वेश्चन आपको, तो ध्यान रखिएगा, चौंकिएगा मत वहाँ पे। y1 का मतलब होगा फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव और y2 का मतलब होगा सेकेंड टाइम डेरिवेटिव आपका, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको हम लोग। आगे करने के लिए मैं एक काम करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में तो आ गया ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया 1, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स में भी सेम रहेगा, उसमें माइनस आ जाएगा बस। यहाँ पे अब दोनों साइड्स का स्क्वायर करूँगा मैं, यानी कि स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है। इट विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब ये जो इक्वेशंस आई है आपकी, इसका फिर से आप एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा सीधा सीधा, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू। अब देखिए आप इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ये डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स अलग फंक्शन है, उसका स्क्वायर अलग फंक्शन है, दैट इज ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है आपका, दो फंक्शंस का कंपोजिशन है ये। तो जब आप कंपोजिशन का डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले जो अंदर वाला फंक्शंस गिवन है इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लोगे, तो पावर का करेंगे पहले, पावर का होता है एक्स स्क्वायर का 2x बन जाएगा, तो 2x, एक्स की जगह आपका कितना है डी वाई बाई डी एक्स, और जो अंदर वाला एक्स माना है आपने डी वाई डी एक्स, उसका फिर से एक बार और करना पड़ेगा, तो यानी कि डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, जैसे आप वाई का करते थे वहाँ पे। उसके बाद क्या किया है आपने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का अवकलन, प्लस में इस बार सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटू फर्स्ट का अवकलन, जैसे ये फर्स्ट का अवकलन करेंगे 1 का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का -2x हो गया, और इधर राइट साइड में 1 है जो कि कांस्टेंट है, तो उसका अवकलन कितना हो गया आपका 0। तो ये कितना आएगा आपका यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का मतलब एक बार अवकलन, उसका फिर से एक बार और अवकलन हो रहा है, तो इसके ये दिस विल बिकम डी स्क्वेयर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर, ठीक, और माइनस में आएगा 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए कुछ कॉमन आएगा दोनों तरफ, दोनों साइड दोनों टर्म्स में, तो 2 कॉमन आएगा और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा आपका, ये दो चीज़ कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ पे बचेगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया, इंटू में बचेगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, -2 बाहर आएगा, यहाँ पे केवल x बचेगा, डी वाई डी एक्स की एक पावर बाहर आ गई, तो इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू बचेगा 0। तो यहाँ पे यहाँ से दो चीज़ें आ गई, एक तो क्योंकि दो नंबर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो या तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा, लेकिन ये डी वाई बाई डी एक्स था, और डी वाई बाई डी एक्स आपका यहाँ पे वैल्यूज़ आपको मिल रही है ऊपर, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, ठीक है, ये 0 था नहीं आपका, ठीक है, ये 0 कभी हो भी नहीं सकता, तो यानी कि जो कि हमेशा नॉन जीरो रहेगा, तो इसका मतलब दो नंबर्स का प्रोडक्ट को 0 होने के लिए आपको इसी वाले को, जो अंदर वाला पार्ट है, इसी को 0 होना पड़ेगा, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी टू वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वेयर माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। आई थिंक शायद यही प्रूफ करवाया आपको, देखिएगा, देख लेते हैं, चलिए यही है आपका, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी टू बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी टू बाई, ठीक है, वही है आपका, यही सिद्ध हो गया। कभी कभी क्वेश्चन देखिए आपको ऐसे मिल सकता है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई टू माइनस एक्स वाई वन इज इक्वल्स टू 0, ये मिल सकता है अभी क्वेश्चन आपको, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, y2 का मतलब है डबल डेरिवेटिव और y1 का मतलब है सिंगल डेरिवेटिव, ठीक है। अगर क्वेश्चंस इसी प्रकार एक क्वेश्चंस और साइन इनवर्स एक्स की जगह कोस इनवर्स एक्स भी मिल सकता है आपको, तो दोनों का आंसर आपका सेम ही आएगा, दोनों सेम तरीके से होंगे, क्योंकि जब इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे केवल माइनस आ जाएगा, बाकी और कोई चेंज नहीं आएगी, जो कि स्क्वायर करने के बाद खत्म हो जाएगा, तो इसलिए आंसर आपका दोनों का सेम आएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन दे रखा है, और ये बोर्ड में आ ही चुका था लास्ट ईयर, आई थिंक बोर्ड में था ये क्वेश्चन आपका। तो इसको करने के लिए देखिए मैंने आपको अभी ऊपर जब एक्सप्लेन किया एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट मैट्रिक्स वाला, कि हर एक मैट्रिक्स की अपनी एक इक्वेशन होती है जिसको वो सेटिस्फाई करती है, जिसको उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। तो आप जो मैट्रिक्स है आपको ये जो मैट्रिक्स है इसको एज ए इक्वेशंस कंसीडर कर लो, कि आपको ये मान के चलो कि ए को एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए,
कि मान लो आपको एक्स स्क्वायर बराबर एक्स गिवन है, और उसके बाद फिर आपको इसकी यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है। आई की जगह मान लो 1, तो 1 प्लस एक्स की क्यूब माइनस 7 है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको इसी तरीके से सोच लो उसको जनरली। देखिए कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। यहाँ पे स्पेस है तो यहीं पे कर देंगे हम लोग, चलिए यहीं पे कर देंगे, इसमें इसमें क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए यहाँ पे 1 प्लस आई आइडेंटिटी प्लस ए की क्यूब माइनस 7 है, तो यहाँ पे आप लोग आइडेंटिटी लगा दीजिए, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए प्लस बी की घात 3 वाला सूत्र लगाइए। तो ये बन जाएगा आई, क्योंकि आई की घात कितनी कर लो उतनी बनेगा, आई ही बनेगा, ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब, ठीक है, और प्लस का 3 आई ए यानी कि 3ab इंटू में ए प्लस बी, ये बन गया आपका। और माइनस में कितना चल रहा है आपका 7a। वही उसी तरीके से आइडेंटिटी ओपन की है, तो इम्प्लाइज ठीक, ये आएगा आपका आई प्लस ए क्यूब है, ए को क्यूब में लिख सकता हूँ ए स्क्वायर इंटू में ए, और ऊपर देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग लिख लेंगे इसको, प्लस में यहाँ अंदर 3i की ए में मल्टीप्लाई करेंगे, ए ही बचेगा, अंदर मल्टीप्लाई करिए तो थोड़ा देख लीजिएगा 3a आएगा यहाँ पे, और प्लस में जब हम अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 3a स्क्वायर, और माइनस का कितना आएगा आपका 7a। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है आपकी, ठीक है, प्लस यहाँ पे जो ए स्क्वायर है आपका, ये वाला ए स्क्वायर, इसकी जगह जो गिवन इक्वेशन है उसकी जगह ए रिप्लेस कर दूंगा मैं, तो ये ए इंटू ए यानी कि फिर से ए स्क्वायर बन गया ये आपका, ठीक है, और प्लस में 3a है आपका यहाँ पे, और प्लस का 3a स्क्वायर है, और ए स्क्वायर की वैल्यू ऊपर कितनी है ए, तो ये भी 3a बन गया, और माइनस कितना चल रहा है आपका 7a, ठीक है। तो अब देखिए आई प्लस ए स्क्वायर की जगह फिर से ए बन गया, प्लस में 3a प्लस का 3a और माइनस का कितना है 7a। तो अब देखिए आई प्लस ए प्लस 3a प्लस 3a कितना हो गया आपका 7a, और माइनस कितना है आपका ये 7a। तो ये 7a मैट्रिक्स, 7a माइनस का 7a मैट्रिक्स, तो बेसिकली कितना बच गया आपका आई बच गया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। देखो सिंपल, बस ये क्वेश्चन था आपका। देखिए विकल्प में आया था पहले क्वेश्चन, 4 नंबर में नहीं था। इस तरीके से करेंगे इसको एज ए इक्वेशंस कंसीडर करके, ठीक है। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये तो जनरल सर्वसमयिका ही ओपन हुई थी ए प्लस बी की घात 3 के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में देखिए आपको क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट में 2 सरल रेखाएं दे रखी हैं आपको, और वो भी 3D में दे रखी हैं। आपसे क्या पूछ रहा क्वेश्चंस में, इनकी उभयनिष्ठ लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप देखिए क्वेश्चन घुमा के दे दिया आपको। उभयनिष्ठ लंब का मतलब है कि एक ऐसी रेखा जो दोनों पे लंब होनी चाहिए, और जो दोनों पे लंब होगी, लंब का मतलब होता है सबसे मिनिमम डिस्टेंस। तो कहने का मतलब ये है इनडायरेक्टली, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया है आपको लैंग्वेज में, इसमें आपको इन दोनों के बीच की मिनिमम दूरी ही निकालनी है, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो मिनिमम दूरी रहती है आपकी, दूरी निकालने के लिए जब हम लंब डालते हैं, क्योंकि दूरी का मतलब क्या है, दूरी का मतलब होता है सबसे मिनिमम दूरी, और वो भी जो भी उनकी परपेंडिकुलर दूरी होती है, यानी कि लंबवत दूरी जो होती है, और उसी को 3D में हम लोग SD बोलते हैं, न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। अब इसमें ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये दे रखा है सिमेट्रिक फॉर्म में, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो वेक्टर स्वरूप वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि अगर रेखाएं लंब आपकी समांतर ना हो, यानी कि स्क्यू लाइन्स हो आपकी, तो उस केस में जो सूत्र बनता है A2 माइनस A1 क्रॉस B1 क्रॉस B2, सॉरी डॉट रहता है बीच में, डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और इस सारे का मॉडुलस। ये है तो स्ट्रेट लाइन के बीच की दूरी वेक्टर फॉर्म में। अब इसको जो कार्टेशियन फॉर्म है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे बनाएंगे। देखिए कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में बनाने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप सबसे पहले लाइन देखिए, लाइन क्या है आपकी, पहली लाइन लिख दे रहा हूँ मैं, x प्लस 2 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 इज इक्वल्स टू जेड माइनस 7 अपॉन 1, ठीक है। और सेकंड लाइन है आपकी x प्लस 3 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल्स टू वाई माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू जेड अपॉन 2, ठीक है। ये दोनों लाइन्स हैं आपकी।
अब स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, मानक रूप जो होता है आपका 3D में किसी भी लाइन का, जो कि आपकी x1 y1 और z1 से होके जाए तथा जिसके ए बी और सी ये हों उसके DRs, यानी कि दिक् अनुपात, दिक्कोज्जा नहीं, दिक् अनुपात। अगर दिक्कोज्जा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रेखा का समीकरण आपका बनता है उस केस में 3D में x माइनस x1 बटे ए बराबर y माइनस y1 बटे बी बराबर z माइनस z1 बटे सी। बाकी इसकी जगह l, इसकी जगह m और इसकी जगह n भी आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म बताने का मेरा तरीका था। तो देखिएगा, जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो a1 रहता है पहली लाइन्स का पासिंग पॉइंट, a2 रहता है दूसरी लाइन का पासिंग पॉइंट। तो देखिए पासिंग पॉइंट तो हमें यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद b1 रहता है पहली लाइंस का डायरेक्शनल वेक्टर, जो कि इसकी डायरेक्शंस ये dr बता रहे हैं। तो यानी कि ये नीचे वाले पहली लाइंस के डायरेक्शनल वेक्टर है, यानी कि b1 है वेक्टर b1, ये बनेंगे आपके वेक्टर b2 आपके। तो हम इसको सिमेट्रिक फॉर्म से सीधा सीधा वेक्टर फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो वेक्टर a1 आएगा आपका, जिससे पहली लाइन आपकी पास होगी, ध्यान रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस है बीच में, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस, जबकि यहाँ पे तो प्लस है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस माइनस टू। तो पॉइंट जो बनेगा आपका वो -2 वाला बनेगा। तो -2 ये x एक्सिस क्या लूँगा तो i कैप हो गया, प्लस में यहाँ कुछ है ही नहीं तो 0 इंटू जे कैप हो गया, और ये पे माइनस है तो ये पॉइंट बनेगा प्लस का। तो पहला डायरेक्शनल वेक्टर तो आपका ये बन गया a1। जब आप a2 निकालेंगे वेक्टर a2 तो फिर से देखिए प्लस ही है तो माइनस वाला पॉइंट बनेगा, तो माइनस का 3i कैप, y -6 है तो प्लस का 6j कैप बन गया। ओनली z है तो z -0 कर देंगे इसको, तो प्लस का 0 इंटू के कैप। तो दूसरा डायरेक्शनल वेक्टर बन गया माइनस का 3i प्लस में 6j कैप। उसके बाद जो पासिंग वेक्टर है, सॉरी, डायरेक्शनल वेक्टर पहला बन गया नीचे वाला, ये एक्स एक्सिस के लोगे, वाई एक्सिस के, जेड एक्सिस के, तो यानी कि माइनस का 4i प्लस का j प्लस का k कैप। और वेक्टर b2 बन गया यहाँ पे माइनस का 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 2k कैप। तो आपके पास अब a1 a2 वेक्टर a1 वेक्टर a2 वेक्टर b1 वेक्टर b2 चारों मिल गए। आपको इसी तरीके से एच डी निकाल देनी है। तो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालेंगे आप लोग पहले। a2 में से a1 घटाइए, a2 है आपके पास 3i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 2i कैप प्लस का 7k कैप। तो जब आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा, आई कैप वाला कोफिशिएंट माइनस +2 बन जाएगा, 3 पहले से ही है तो 5i कैप बन गया। 6j कैप है, अब j कैप वाली टर्म्स इसमें है नहीं तो ये एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें k कैप वाली टर्म्स नहीं है लेकिन इसमें है तो ये प्लस माइनस माइनस का 7k कैप। तो ये वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 बन गया। अब आपको निकालना है वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। निकालिए, क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, ij के फर्स्ट कॉलम में रो में लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट रो में आपके वेक्टर b1 के कोफिशिएंट और सेकंड रो में वेक्टर b2 के कोफिशिएंट। तो b1 का कोफिशिएंट क्या है आपका, वेक्टर b1 के कोफिशिएंट हैं आपके माइनस का 4, 3 एंड 2, और b2 के, सॉरी ये b2 के कोफिशिएंट हैं, हमें b1 के लिखने हैं यहाँ पे माइनस का 4, 1, 1 एंड -4, 3, 2। निकालिए, चलिए डिटरमिनेंट ओपन करिए, फर्स्ट रो कह लो आई कैप इंटू 2 माइनस 3 यानी कि -1, माइनस का j कैप इंटू -8 प्लस 4 तो माइनस का 4 आ गया, और प्लस का k कैप इंटू में माइनस का 12 प्लस का 4 तो यानी कि माइनस का 8 आ गया। तो ये आ गया माइनस का आई कैप प्लस का 4j कैप और माइनस का 8k कैप, b1 क्रॉस b2। अब डॉट प्रोडक्ट निकालो, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2। जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये है 5i कैप प्लस में 6j कैप माइनस का 7k कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 8k कैप। चलिए डॉट प्रोडक्ट निकालिए, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो माइनस का 5 प्लस का 24 और प्लस का 56 बन जाएगा ये। तो कितना आ गया आपका, ये ओवरऑल आ गया आपका प्लस का 75। ठीक है, अब b1 क्रॉस b2 का वो निकाल लीजिए मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का स्क्वायर, जे कैप का स्क्वायर, के कैप का स्क्वायर।
ये -1 है, -1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया आपका स्क्वायर रूट 1 प्लस 16 एंड प्लस 64, तो ये आ गया ओवरऑल आपका 81 का मीनिंग कितना आ गया 9 आपका। तो इसलिए एस डी कितनी आ गई आपकी, तो ऊपर आ गया था वो 75 और ये आपका 9 आ गया, तो 25/3 इतना आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये है मिनिमम जो कॉमन परपेंडिकुलर है उसकी डिस्टेंस, आपके ध्यान रखना भाई, थोड़ा लैंग्वेज घुमा के दे रखा है इसमें। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, सेकंड पार्ट आपका ये वाला। ये देखिए, अगर आपने पहला पार्ट देखा है तो उसमें मैंने इसका सोल्यूशन दे रखा है आपको dy/dx, क्योंकि डायरेक्ट LDE बन रही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, मॉडल पेपर 1 में ये सोल्यूशंस है हमारे पास, आई थिंक शायद सेकंड पार्ट में है ये सोल्यूशन आपका, तो आप प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिए। ठीक है, ये है कंप्लीट सोल्यूशन हमने दे रखा है इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का। चलिए, तो हमारा ये सेकंड पार्ट, ये सेकंड मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो चुका है आज से, तो उसके बाद फिर हम लोग अब नेक्स्ट में एक नया मॉडल पेपर लेके आएंगे, हम लोग थर्ड मॉडल पेपर लेके आएंगे, उसका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा वीडियो, और जो भी एग्ज़ाम है उसकी तैयारी को अपना फाइनल टच दीजिए आप लोग, अब ज़्यादा दिन नहीं है एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।